जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में 3 नियमों के नाम देखे थे, आज हम प्रभाविता के नियम को देखेंगे। तो प्रभाविता का नियम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्रभाविता मतलब अपने आप को प्रभावी प्रदर्शित करना। मेंडल का नियम कहता है जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले जनक के मध्य संकर कराया जाता है तो F1 संतति के पौधों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ये तो किताब की लैंग्वेज है, अगर किताब की लैंग्वेज से समझ में आ जाता तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते। तो ये मैं इसको एक असाधारण भाषा में समझाना चाहूँगी। प्रभावी मतलब जो अपने आप को प्रदर्शित कर दे, जो प्रदर्शित ना कर पाए वो अप्रभावी। जैसे माता के बालों का आकार जो है वो घुंघराला है, पिता के बालों का आकार सीधा है। अब ये तो मान ले पहली जनरेशन है। अब जो दूसरी जनरेशन में संतति बनी हुई है, तो संतति में बालों का कोई एक आकार आएगा, या तो घुंघराला या सीधा। तो जो आकार संतति में दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है वो अप्रभावी है। या तो घुंघराले बाल बनेंगे या सीधे बाल बनेंगे। तो प्रभाविता का नियम कहता है जो लक्षण दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है वो प्रभावी, और जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है वह अप्रभावी। इसके बाद आता है पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जाना जाता है। आपके 12th एग्जाम में ये वाला नाम ज़्यादा आता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो युग्मक के बनने के दौरान लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। ध्यान रखिए, जब युग्मक बनेंगे, जैसे घुंघराले बाल और सीधे बाल, जब दोनों लक्षणों को आपस में प्रवेश कराया जाता है संतति में, तो अगली पीढ़ी में लक्षण पृथक पृथक हो जाएंगे। लक्षण पृथक पृथक हो जाएंगे मतलब संतति में कोई एक ही लक्षण जाएगा, दोनों लक्षण जाएं और दोनों प्रदर्शित हों, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब घुंघराले बाल भी हों और सीधे बाल भी हों एक ही संतति में, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों में से जो एक लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, दूसरा लक्षण पृथक हो गया है, इसीलिए इसे युग्म पृथक्करण का नियम कहते हैं। और बनने वाला युग्मक किसी विशेष लक्षण से शुद्ध होता है। विशेष लक्षण मतलब इन दोनों में से ही कोई, या तो घुंघराले बाल या सीधे बाल। ये मैंने उदाहरण के लिए समझाया आपको। इस प्रकार इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, अर्थात युग्मक जो बनेगा उसमें शुद्ध लक्षण दिखाई देंगे। तीसरा नियम बहुत ही अच्छा नियम है कहना चाहिए, और हम अपने आसपास इसे आसानी से देख भी सकते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम कहता है कि कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं होता। अब कैसे निर्भर नहीं होता? मान ले कोई पिता डॉक्टर है तो बालक भी क्या डॉक्टर ही होगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जैसे बाल, आँखों का रंग अगर काला है तो बाल घुंघराले होंगे, क्या ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है? नहीं। जैसे एक कंडीशन और मान लें कि यदि बालक लंबा है तो वो बुद्धिमान होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या छोटी हाइट वाले या जो बौने व्यक्ति होते हैं क्या वो बुद्धिमान नहीं होते? तो ये लक्षण जो हैं, कोई भी लक्षण एक दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करता। हर लक्षण को अपने आप को प्रदर्शित होने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है। मेंडल ने अपने तृतीय नियम में यही बताया कि कोई भी लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता, अर्थात प्रत्येक लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे मेंडल ने तृतीय नियम के या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के आधार नाम से बताया। इस प्रकार मेंडल के तीनों नियम को आप चाहें तो इनको इसी भाषा में तैयार करके अपनी बोर्ड एग्जाम या अपने स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ मेंडल के नियम हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको इनके एग्जाम्पल के जो चार्ट हैं, जैसे द्विसंकर संकरण में एक पनेट स्क्वायर है, प्रभाविता के नियम को चार्ट के द्वारा मैं समझाऊंगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? ऐसे हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं होता, सिलेबस कॉन्सेप्ट सब एक है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट में टर्मोलॉजी भी बहुत हद तक एक जैसी होती है। पर फिर भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरी अगली वीडियो आपके कमेंट के अनुसार होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।